Kokura is closing fast. We need launch authorization by 0300. What about the plutonium core? Is it stable? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत। कहानी तो हम सब जानते ही हैं, है ना? 2 शहर, 2 बम और जापान का सरेंडर, बस बात खत्म। पर क्या वाकई कहानी इतनी ही थी? आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है उस तीसरे एटम बम की जो गिराए जाने से बस कुछ ही दिन दूर था। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। हम तो यही मानकर चलते हैं कि 2 बम गिरे और जंग खत्म हो गई, लेकिन क्या प्लान सच में सिर्फ 2 बमों का ही था, या फिर एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक सच्चाई है जो हमें कभी बताई ही नहीं गई? देखिए, हमें स्कूलों में किताबों में यही पढ़ाया गया है ना, कि हिरोशिमा और नागासाकी ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक क्लीन डिसाइसिव एक्शन जिसने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चौंकाने वाली थी। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं, और इसे समझने के लिए ना हमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वेपन्स फैक्ट्री की तरह देखना होगा। देखिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का गोल कभी ये था ही नहीं कि बस 1 या 2 बम बनाने हैं। नहीं, असल मकसद था एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पाइपलाइन खड़ी करना, एक ऐसी पाइपलाइन जो लगातार एक के बाद एक एटम बम बनाती रहे। ये एक ऐसी अनस्टॉपेबल मशीन थी जो जरूरत पड़ने पर अपनी स्पीड और भी बढ़ा सकती थी। और हाँ, ये मशीन ये पूरी रफ्तार से चल भी रही थी। अगस्त 1945 आते आते ये प्रोजेक्ट हर महीने 3 बम बनाने की कैपेसिटी तक पहुंच गया था। 3 बम हर महीने, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और मजे की बात यह है कि ये स्पीड सिर्फ बढ़नी ही थी, कम नहीं होनी थी। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। अंदाजा यह था कि नवंबर तक हर महीने 5 बम और दिसंबर तक 7 बम बनाए जाएंगे। मतलब ये एक कभी न खत्म होने वाले न्यूक्लियर अटैक की तैयारी थी। तो ये जो तीसरा बम था ना, ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं था, ये हकीकत बनने वाला था। नागासाकी पर हमले के ठीक अगले ही दिन जनरल ग्रोव्स ने रिपोर्ट किया कि अगला बम तो बस तैयारी है, शेड्यूल से भी आगे चल रहा है। सारे पार्ट्स भेजे जा रहे थे और 19 अगस्त तक हमला करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तो सवाल यह है कि ये चलती हुई एटॉमिक मशीन, ये पूरी प्रोडक्शन लाइन अचानक रुकी कैसे? इसका जवाब किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे एक इंसान के ज़मीर में छुपा था। देखिए, पहले यह समझना जरूरी है, 25 जुलाई को जो मिलिट्री ऑर्डर पास हुआ था उसके हिसाब से नए बम इस्तेमाल करने के लिए प्रेसिडेंट की दोबारा परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। सेना को मतलब खुली छूट थी, जैसे ही बम तैयार हो उसे इस्तेमाल कर लो। लेकिन 10 अगस्त को सब कुछ बदल गया। जब जनरल ग्रोव्स ने तीसरे बम की रिपोर्ट भेजी, तो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्शल ने उस रिपोर्ट पर अपने हाथ से एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक नोट लिखा, और उस एक लाइन ने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल वापस प्रेसिडेंट के हाथों में दे दिया। वो जो ऑटोमेटिक बमबारी का ऑर्डर था, वो अब खत्म हो चुका था। और ये ऑर्डर आया था सीधा प्रेसिडेंट ट्रूमैन की तरफ से। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की रिपोर्ट्स और तस्वीरें जब उन्होंने देखी तो कहते हैं कि वो अंदर तक हिल गए थे। हेनरी वॉलिस ने अपनी डायरी में लिखा है कि ट्रूमैन ने कहा कि वो उन सभी बच्चों को मारने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं था, ये एक इंसान के ज़मीर का फैसला था। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। 13 अगस्त को जब तीसरे बम का प्लूटोनियम कोर शिपमेंट के लिए बिल्कुल रेडी था, तो जनरल ग्रोव्स अपने सीनियर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तब उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपने अधिकार से बाहर जाकर उन्होंने उस कोर का शिपमेंट रुकवा दिया, और उनके इस एक कदम ने यह तय कर दिया कि तीसरा बम अब टाइम पे जापान नहीं पहुंच सकता। तो तीसरा हमला तो टल गया, लेकिन उस बम का जो दिल था, मतलब उसका प्लूटोनियम कोर, उसका क्या हुआ? उसकी कहानी जंग के बाद एक नए और बहुत ही खौफनाक सफर पर निकल पड़ी।
जंग खत्म होने के बाद इस कोर का इस्तेमाल लॉस एलामोस लैब में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाने लगा। इन एक्सपेरिमेंट्स को मजाक मजाक में टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल यानी ड्रैगन की पूंछ गुदगुदाना कहते थे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर धमाके के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर खेलने जैसा था। एक छोटी सी गलती और मतलब था सीधी मौत। इस कोर को एक निकनेम भी दिया गया था, रूफस, और इसकी बनावट ही ऐसी थी कि ये हमेशा अनस्टेबल रहता था। इसमें सेफ्टी मार्जिन समझिए कि था ही नहीं। मतलब इसे क्रिटिकल स्टेट में ले जाना बहुत आसान था और उतना ही खतरनाक भी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 21 अगस्त 1945 साइंटिस्ट हैरी डेगिलियन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उनके हाथ से टंगस्टन की एक ईंट फिसली और सीधा कोर पर जा गिरी। बस एक पल के लिए एक नीली रोशनी चमकी और डेगिलियन को रेडिएशन की एक जानलेवा डोज लग चुकी थी। 25 दर्दनाक दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी उसी कोर के साथ एक्सपेरिमेंट्स जारी रहे। ठीक 9 महीने बाद एक और साइंटिस्ट लुईस स्लोटिन लगभग वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उनका स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया और एक बार फिर वही जानलेवा नीली रोशनी। स्लोटिन ने हिम्मत दिखाकर रिएक्शन तो रोक दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 9 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई और इसी दूसरी मौत के बाद इस कोर को इसका असली बदनाम नाम मिला, द डीमन कोर यानी राक्षसी कोर। दो साइंटिस्ट की जान लेने के बाद फाइनली इस डीमन कोर को पिघला दिया गया। इसका जो प्लूटोनियम था उसे अमेरिका के बढ़ते हुए न्यूक्लियर हथियारों के स्टॉक में मिला दिया गया और इसकी वो खौफनाक पहचान हमेशा के लिए मिटा दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तीसरे बम की कहानी इतनी जरूरी है तो फिर हमें इसके बारे में ज्यादा सुनने को क्यों नहीं मिलता? जवाब बहुत सिंपल है। इतिहास को अक्सर एक आसान और साफ सुथरी कहानी बनाने के लिए दोबारा लिखा जाता है। जंग के बाद सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन ने ऑफिशियली कहा कि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही बम तैयार थे। अब देखिए, ये बात टेक्निकली सही थी, उस पल में 2 ही थे, लेकिन इस एक बयान ने उस पूरी सच्चाई को छुपा दिया जो हमने अभी अभी देखी। मतलब एक तीसरा बम जो बस तैयार ही था, दर्जनों और बनाने का प्लान और एक पूरा न्यूक्लियर कैंपेन जो सिर्फ और सिर्फ जापान के सरेंडर की वजह से रुका। ये सिर्फ 2 बम वाली कहानी पॉलिटिकली बहुत सुविधाजनक थी। इससे दुनिया को ये लगा कि अमेरिकी सरकार हर कदम पर पूरी तरह से कंट्रोल में थी और ये सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा था। इसने उस मुश्किल सच्चाई को छुपा दिया कि बमबारी रोकने का फैसला किसी प्लान से नहीं बल्कि आखिरी मिनट में ज़मीर की एक आवाज पर लिया गया था। तो असल में जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमें हमेशा से बताया जाता रहा है। ये किसी ग्रैंड मास्टर प्लान का परफेक्ट नतीजा नहीं था। ये असल में एक इंडस्ट्रियल मशीन की रफ्तार, एक प्रेसिडेंट के ज़मीर और दुनिया की बदलती हुई पॉलिटिक्स का एक केओटिक, मतलब एक अनकंट्रोल्ड टकराव था। एक ऐसा टकराव जिसे जापान के सरेंडर ने अचानक आकर रोक दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम जो इतिहास पढ़ते और जानते हैं उसमें से कितना वाकई में हुआ था और कितना सिर्फ वो कहानी है जिसे सच मानना चुन लिया गया है।